मैम आ गई शायद। सो ये सेकंड क्लास है हिस्ट्री की। इसके पहले मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन कवर कराया था 9th का। जिन लोगों ने पढ़ रखा है बहुत ही बढ़िया, जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो यूट्यूब पर जाकर आईएलसी सोशल टाइप करेंगे, वहां पर पूरे 9th के लेक्चर्स आपको ओपन मिलेंगे। आप उस ग्रुप में जाके आराम से पढ़ सकते हैं अगर आपको लग रहा है आपका छूट गया है तो। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको मैं रिकॉर्ड कर ले रही हूँ, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन तो सिलेबस का पार्ट था पिछले साल भी और इस साल भी है, ठीक है। लेकिन एज ऑफ इंडस्ट्रियल 9 आईएलसी 9 वाली लिस्ट में मिलेगा, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन 9th का टॉपिक है। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो बोर्ड में से कटा हुआ था पिछले 2 सालों में, तो इसीलिए ये मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ और इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पर, तो अवेलेबल रहेगी सबके लिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन टर्म पूछा जा सकता है एनटीएसए में, कंसीडरिंग कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और उससे होने वाला डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो कोई 3-4 हो वहां पर ऑप्शन, जिसमें लिटरेसी लिखा हुआ हो, है ना, पॉवर्टी एलिमिनेशन लिखा हो, और यहाँ पर एक जगह लिखा हो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो ज्यादा सही होगा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। पहला तो ये टर्म का मतलब है। अब आगे चलते हैं। Even when the factories were not there in England and Europe, there was a large scale industrial production for an international market. इस पीरियड को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोला जाता है। कहने का मतलब ये है कि इंग्लैंड में हमेशा क्या होता है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हमें कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज इन्वेंट करनी पड़ती है जो हमारी लाइफ को आसान करे, करेक्ट। जैसे गर्मी बहुत, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ने लग गई तो एसी आया फिर के कंफर्ट बढ़ाने के लिए। उसी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले के पीरियड को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। उस समय फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा नहीं थी इंग्लैंड में और पूरे यूरोप में, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे खासे स्केल पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था, और उसको वो ले जा करके वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड को तो उन्होंने अपना मार्केट ही बनाया हुआ था, तो सब जगह ले जा करके वो बेचते थे और पैसा कमा करके अपनी कंट्री में वापस लाते थे, और इसीलिए उन्होंने हमें भी कॉलोनी बनाया था, ये पता है। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले के टाइम को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोला जाता है, बिकॉज उसमें प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में इतना मास स्केल में कपड़ा बन रहा था जो हाथों से बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो रहा था, कंसीडरिंग की लीडर था यूरोप पूरे वर्ल्ड में इन कॉमोडिटीज को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो फिर नीड फील हुई कि हमें ऐसी मशीनरी डेवलप करनी चाहिए जो जल्दी जल्दी कपड़ा बना सके, समझ गए। 17th और 18th सेंचुरी की बात है कि जो मर्चेंट्स हैं, यानी जो लोग ट्रेड करते थे, वो धीरे धीरे कंट्री साइड यानी मेन सिटी से पीछे के इलाके की तरफ वो माइग्रेट करने लगे। वो क्या करते, क्यों कर रहे हैं माइग्रेट, वो जा करके किसानों को और आर्टिस्ट लोगों को पैसा देते थे और उनको बोलते थे कि आप इस तरह का कपड़ा बनाइए जो कि इंटरनेशनल मार्केट में जिसका डिमांड हो और जिसको हम बेच सके, समझ गए। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत है। फिर धीरे धीरे अगर वो पीजेंट्स नहीं मानते तो वो वही हाल करते जो हमारे साथ किया, इंडिगो रिवोल्ट जैसे हुआ, उनसे जबरदस्ती साइन करवा लेते, उनका अंगूठा ले लेते, उनको हड़पने की कोशिश करते, धमकाते, डराते कि आपको इंडिगो उगाना पड़ेगा, कॉटन ही उगाना पड़ेगा, ऐसा कपड़ा देना पड़ेगा। सारा रीजन मर्चेंट क्यों करना चाहते थे, क्योंकि मर्चेंट को चाहिए प्रॉफिट और उनको इस मार्केट में बहुत प्रॉफिट दिख रहा था। तो उन्होंने सोचा कि जितना आर्टिस्ट और पीजेंट कम पैसे में ज्यादा काम बनाए तो हम इसको ले जाके बाकी जगह बेचे और पैसा कमाए, समझ गए। फिर कंट्री साइड में जो रहने वाले पुअर पीजेंट हैं वो धीरे धीरे मर्चेंट्स के झांसों में आ गए, क्योंकि पुअर पीजेंट और आर्टिस्ट मैनुअल काम करते थे, उनको बहुत हाई स्केल ट्रेड की नॉलेज नहीं थी। मतलब वो गांव में बना रहे हैं, जगह में बना रहे हैं, बट उन्हें शहर तक कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करना है, इंटरनेशनल कैसे ब्रांड बनाना है एक, वो सब उन्हें पता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, मर्चेंट लोग क्या करते थे, उनको बोलते थे कि हम आपको आएंगे, रॉ मटेरियल देकर जाएंगे और आप उसमें से ऐसा ऐसा कपड़ा बना देना, इस कपड़े का हम आपको इतना पैसा देंगे। तो 5 रुपए या 5 यूरोज उन्हें दिया, और यूरोप के मेन जो रिच मर्चेंट है, क्योंकि यूरोप के मैक्सिमम कंट्रीज ने पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज को कॉलोनी बना रखा था, तो वो लोग बहुत अमीर हो गए थे शुरुआत में ही।
तो यूरोप की जो रिच क्लास थी उनको वो कपड़े महंगे दामों पर ये मर्चेंट बेचते थे। क्लियर है? और इसीलिए ये लोग रॉ मटेरियल या कॉटन इंडिया वगैरह से भी ले जाते थे, हम लोगों को भी डरा धमका कर। और ये प्रॉपर ट्रेड एक चल रहा था सर्कुलर, जिसमें कॉलोनी से रॉ मटेरियल आता था, पीजेंट्स और आर्टिसंस के पास जाता था, उनसे माल लेकर के महंगे दामों पर बेचा जाता था। ठीक है? धीरे धीरे वो जो इनकम थी प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, वो धीरे धीरे उसने ये दिखाया कि ये भी एक इंडस्ट्री हो सकती है, क्योंकि पीजेंट उस वक्त गरीब था तो बहुत ज्यादा वो कमा नहीं पाता था। लेकिन प्रोटो इंडस्ट्रियल टाइम में जब उसने कपड़ा बनाना शुरू करा तो धीरे धीरे उसकी इनकम सप्लीमेंट होने लगी, जो कि उसकी इनकम कल्टीवेशन से कम हो रही थी। समझ गए? यानी एग्रीकल्चर से जो उसकी इनकम कम हो रही थी, प्रोटो इंडस्ट्रियल से जो भी वो कपड़ा कारीगरी करके जो कमाता था, तो जैसे 20 रुपए इधर से बनाया, 20 रुपए उधर से बनाया, तो 40 इनकम हो गई। तो धीरे धीरे लोगों को ये रियलाइज होने लगा कि ये एक अच्छी मार्केट है, हम बना बना करके सामान पूरे वर्ल्ड में बेच सकते हैं। और ये क्लोज रिलेशनशिप बन गया टाउन और कंट्री साइड का। यानी ये देखने लगे कि पहले कंट्री साइड वाले लोग अलग रहते थे, टाउन वाले लोग अलग रहते थे, दोनों अलग अलग काम भी करते थे। टाउन वाले लोग कहीं नौकरी कर रहे हैं सर्विसेज या कहीं आपस में ही ट्रेडिंग कर रहे हैं, और कंट्री साइड वाले कल्टीवेशन करते हैं और सिक्लूडेड रहते हैं। बट इससे क्या होने लगा, इंडस्ट्रियल के टाइम पे एक दूसरे के आने जाने लग गए, क्योंकि वो ले जाते रॉ मटेरियल उनके पास। सिमिलरली गांव से भी निकल करके कुछ आर्टिस्ट शहर जाने लगे, और ये देखा जाने लगा कि टाउन और कंट्री साइड के बीच पे लगातार आना जाना शुरू हो गया। और फिर उससे सड़कों की नीड बढ़ गई, क्योंकि फिर सड़क बनाना और रेल बनाना मैंडेटरी हो गया, कम टाइम में जाने की जरूरत पड़ी ट्रेड के लिए। तो धीरे धीरे ये देखने लगे कि फैक्ट्रीज धीरे धीरे सेट होने लगी। जो अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इंग्लैंड में आई है वो 1730s के बाद आई है, जो कि लेट 18th सेंचुरी तक आते आते मल्टी फोल्ड हो गई। मतलब 1730 में अगर एक फैक्ट्री थी, तो लेट 18 तक आते आते वही फैक्ट्री 150 में कन्वर्ट हो गई। इतने टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो गया फैक्ट्रीज का। तो सबसे ज्यादा क्या चीज का डिमांड था? एक्चुअली कॉटन जो है वो उस इरा का एक सिंबल था, क्योंकि मैक्सिमम इंडिया में भी कई वैरायटी का कॉटन था। डार्क मसलिन जो है वो बहुत ही ज्यादा डिमांड में था यूरोप में। जो रिच क्लास लेडीज होती थी बॉल गाउन वगैरह के लिए और अपने वेडिंग्स वगैरह के लिए हमारा कॉटन प्रेफर करते थे। तो और केवल इंडिया ही नहीं, साउथ एशिया में और भी कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश प्रेजेंट और वियतनाम वगैरह, ये सब भी कॉटन बेचते थे। यूरोप के लोगों ने ये चीज को तड़ लिया और कॉटन एक सिंबल बन गया। उन्होंने ये सोचा कि हम कुछ ऐसा करें कि हम पावर्ड प्रोडक्शन करें, क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम कारीगर हाथ से काम करते थे, तो हम सामान महंगा बेचते थे। और मर्चेंट ने इसका ही तोड़ निकाल लिया। अगर हम सामान अपना 200 रुपए में बेचते थे, तो मर्चेंट ने सोचा क्यों ना हम इंडिया से कॉटन ले जाएं और एक मशीन डेवलप करें और सबको कपड़ा 2-2 रुपए में बेचे। गेटिंग माई पॉइंट? तो हमारा कारीगर एक महीने में एक कपड़ा बनाता था, बट वो वर्ल्ड क्लास कपड़ा होता था, लेकिन वो 200 का बेचता था। और वो लोग एक दिन में 1 लाख कपड़ा बनाते थे और हर कपड़े को 1 या 2 रुपए का बेचते थे। तो वो क्या करने लगे, हमारे कॉटन को और दुनिया भर की कॉलोनी से कॉटन इकट्ठा करके एक उन्होंने अपने यहाँ पावर लूम डेवलप किया। हैंडलूम समझते हो, हाथ से चरखा। पावर लूम डेवलप किया, उससे कपड़ा बना बना करके इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई। तो शुरुआत क्या, कॉटन ही बेस बना। तो कॉटन इस नए इरा यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का सिंबल है। समझ गए? दिस इज अ जेन्युइन क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आ सकता है। और ये धीरे 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 इसका प्रोडक्शन बढ़ने लगा कॉटन का। पहले हैंडलूम, जिसको चरखा, मतलब चरखा तो बहुत ही बेसिक हो गया, हैंडलूम मतलब जो हाथ से कारीगर बुनते हैं, ठीक है। उसके बाद यूरोप में बना पावर लूम, पावर लूम से चलते चलते फिर वो और बड़े उसमें मशीनरी में कन्वर्ट हो गया, और आजकल तो सब रेडीमेड ही कपड़े पहनते हैं। और लेट 19th सेंचुरी तक आते आते पूरी तरह इसका प्रोडक्शन इंडस्ट्रियलाइजेशन में कन्वर्ट हो गया कॉटन का। 1716 की बात अगर हम करें, तो ब्रिटेन का अगर स्टेटस देखोगे तो 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन ये इंपोर्ट कर रहा था। कहां से ला रहा था इतना कॉटन? हम कॉलोनी कॉलोनी से, हमारे यहाँ से मेनली। तो 1716 में ब्रिटेन जो है इतना रॉ कॉटन इंपोर्ट करके अपनी कॉटन इंडस्ट्री को दे रहा था, और कॉटन इंडस्ट्री में डिमांड्स वर्कर की बढ़ गई,
लेकिन उससे भी काम नहीं चल रहा था, क्योंकि ब्रिटेन का पर्पस था पूरी दुनिया को अपने कपड़े पहनाना, तो फिर उनने मशीन बनाई। किस किस को क्लियर है? और ये बढ़ते बढ़ते 1787 यानी नियरली 30 इयर्स में 22 मिलियन पाउंड हो गया। कितना गुना हो गया? 10 गुना, 10 सालों से भी कम टाइम में, मतलब 20 सालों में। समझ रहे हो? तो ये और बढ़ते ही जा रहा है। अच्छा, अब हम ये पढ़ेंगे कि इनके फैक्टर, वैसे तो ये बहुत बेसिक है, आप समझ ही गए होंगे, लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुई इंडस्ट्रीज, ये और डेवलप क्यों होती चली गई? उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि जैसे डिमांड बढ़ती चली गई, वैसे ही यूरोप के लोग इन्वेंशंस भी करते चले गए। तो 18th सेंचुरी में बहुत सारे इन्वेंशंस हुए, और हर एक प्रोसेस यानी प्रोडक्शन, किसी कपड़े को बनाने का जो भी पूरा प्रोसीजर होता है, कि पहले रॉ मटेरियल लाना, उसको कूट कूट करके उसकी गिनिंग करना, फिर उसको थ्रेड में कन्वर्ट करना, थ्रेड को फिर लूम में ले जाना, थ्रेड से बेसिक फैब्रिक बनाना, फिर फैब्रिक को सिलाई कर, फिर उस पर कढ़ाई वढ़ाई करना, फिर सिलाई करके एक प्रॉपर टी शर्ट या कुर्ता तैयार करना। समझ रहे हो? काफी स्टेजेस होते हैं। तो जितना भी स्टेजेस है, कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोलिंग, ये सारे स्टेजेस है प्रोडक्शन के। हर एक स्टेज में हमारे यहाँ आज तक ये नहीं हुआ है, यानी इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज भी पीछे इसीलिए है क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन प्रोसेस मॉडर्न नहीं है। उन्होंने वो चीज पहले ही कर लिया। मॉडर्नाइजेशन समझते हो? घर में मम्मी अगर बर्गर या पिज्जा बनाती है तो वो कस्टमाइज्ड उनका पर्सनल होता है, लेकिन अगर तुम डोमिनोज का पिज्जा खाओगे तो तुम किसी भी दुनिया के आउटलेट में चले जाओ, क्या उसका टेस्ट सेम होगा? क्या उसकी चीज सेम होगी? Yes, ma'am. कैसे? बिकॉज इट इज असेंबली लाइन। उन्होंने एक प्रोडक्ट को ऐसे, देखें कभी बर्गर ऐसे चलते चलते निकलते चले आते हैं, लगता है कि एक इंसान मशीन कैसे सब बना सकती है। वो पूरा उन्होंने असेंबली लाइन कर दिया कि फैब्रिक का एक अलग मशीन बना दिया, उसको स्पिनिंग करने का अलग मशीन बना दिया। तो वो टेक्नोलॉजी है, बहुत ब्यूटीफुल चीज हो सकती है। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आउटपुट के पावर को भी इनहेंस किया कि एक वर्कर से, ये हमने पहले भी देखा है, रशियन रेवोल्यूशन में भी हमने देखा है कि 18-18 घंटे काम कराते थे वो वर्कर्स से, और उनकी कंडीशंस बहुत खराब थी। तो वर्कर से और आउटपुट निकालने लगे, और क्वालिटी ऑफ थ्रेड को उन्होंने मतलब बहुत अच्छा चेंज कर दिया। हमारे यहाँ से ये ले जा करके यार्न से बहुत बढ़िया क्वालिटी ऑफ थ्रेड वो बनाते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने वो सारी चीजें इम्प्रूव कर ली, जो जिसके लिए कभी हम फेमस थे, और जिसकी वजह से वो इंडिया आए स्पाइसेस और कॉटन के लिए। रिचर्ड ऑर्कराइट, ये नाम याद रखना है, उन्होंने कॉटन मिल स्टैब्लिश करी, ठीक है, पहली। एंड उन्होंने पूरे क्लॉथ प्रोडक्शन को धीरे 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 बढ़ाया। जो मैं गोलू गोलू बना रही हूँ, इसको कॉपी में लिखते चलो अगर पूरा पीडीएफ पढ़ने का मन ना हो तो, ठीक है। फिर उन्होंने प्रोडक्शन को बहुत ही स्पीड में बढ़ाया, नई मशीन्स आने लगी, और मेंटेन निकल पड़ी ऑर्कराइट की मिल। विद इन द मिल सारी की सारी जो प्रोसेस है वो एक कमरे के अंदर, एक छत के नीचे लाई गई कि भाई क्या क्या कपड़ा चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, सब यही बताओ। ऐसा नहीं होगा कि घर जाके बनाना होगा, पूरा मिल बना दिया। मिल क्या, पहले काम घरों में या वर्कशॉप पे होती थी। मिल का मतलब है जहां पर सब चीजें अवेलेबल है, हर एक चीज के लिए मशीनरी अवेलेबल है, सारे जने मिलके वहीं काम करते हैं। लेकिन जो प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये शुरुआत तो हो गई, लेकिन ये स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड पे नहीं हो रही थी। उसका रीजन ये था कि जो कॉटन और जो मेटल है, मेटल यानी मशीनरीज बनाने के लिए, और कॉटन जो कि रॉ मटेरियल है कपड़े के लिए, वो बहुत डायनेमिक इंडस्ट्री थी ब्रिटेन में। मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही थी। चेंज कैसे हो रही थी? मतलब आए दिन नए नए इन्वेंशन चल रहे थे, तो बहुत हिंड्रेंसेज आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि डे वन पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो हर चीज के लिए वैलिड है। रैपिड पेस पे शुरुआत होते होते कॉटन लेकिन धीरे से लीडिंग सेक्टर बन गया 1840s तक आते आते। हाँ मान्या। मैम आप थोड़ा सा पीडीएफ ऊपर कर सकते हो मैम, जो आपने पहले सर्कल किए थे मैम वो पॉइंट्स भी लिखना। अभी तक क्लियर है? समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। तो अगर कॉटन की बात करें तो प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत फास्ट नहीं थी। बेसिक रीजन यही है कि जो मेटल और कॉटन की इंडस्ट्री है वो स्टार्टिंग में मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्री थी। रिकरेंट चेंजेस रिक्वायर्ड थे, बार बार मशीनरी में चेंज, बार बार रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग में चेंज। जितना ज्यादा रॉ मटेरियल को प्रोसेस करोगे उतना फाइन थ्रेड बनेगा, समझ गए?
इसीलिए देखते होगे कॉटन के 3-4 वैरायटी का कपड़ा अगर पकड़ोगे तो कोई बहुत सॉफ्ट होता है, कोई बहुत खुरदुरा होता है, पकड़ा है कभी? और सब कॉटन ही होता है, तो लगता है कि अगर ये सभी कुछ कॉटन है तो फील अलग अलग कैसे है। जितनी ज्यादा प्रोसेसिंग उतना ज्यादा शाइन, उतना ज्यादा फैब्रिक कंफर्टेबल होता है, समझ गए? तो वो प्रोसेसिंग की टेक्निक्स की बात मैं कर रही हूँ जो वो कर पाए हैं। क्योंकि अगर तुम कभी मॉल में जाते हो, ज़ारा या H&M के कपड़े देखो, तो उनके कॉटन में एक अलग सी शाइन और एक अलग सा कंफर्ट होता है जो हमें इंडियन कॉटन में नहीं मिलता। बल्कि रॉ मटेरियल सेम है, देखा है कभी? तो पहनते ही मन करता है कि इसे पहने रहे, वो इतना सॉफ्ट बॉडी को फील दे रहा होता है, उतारने का मन नहीं होता है, और इसीलिए 4-5 हजार रुपए पे करते हैं। और यहाँ पर 200-300 में भी कॉटन मिलता है। तो सारा कॉटन सेम है, रॉ मटेरियल में थोड़ा डिफरेंस है, कोई कोई टाइप का कॉटन बहुत अच्छा रॉ मटेरियल है, कोई थोड़ा कम अच्छा है। लेकिन जो मेन चीज है वो तो है उसकी प्रोसेसिंग, यानी किस तरह से रॉ मटेरियल से एक फाइन थ्रेड बनाया गया है और उस थ्रेड को किस पैटर्न में वीव किया जाए कि वो कंफर्टेबल लगे। समझ पा रहे हो? तो वो प्रोसेसिंग टेक्निक्स और आउटलेट्स इंडिया के पास अभी भी मॉडर्न नहीं है। ये मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग जो अभी 10th में चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें जो कॉटन है ये उसका ड्रॉबैक है, और यही ड्रॉबैक है जिसपे इंग्लैंड वालों ने पहले ही काम कर लिया, यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के शुरुआत में ही जब उन्होंने हर एक चीज को इन्वेंट करने के लिए मशीनरी बनाई थी, तभी उन्होंने स्टार्टिंग से ही प्रोसेसिंग यूनिट पे भी, जैसे कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, ये सारी प्रोसेसिंग होती है। इसका तुम फोटो देख सकते हो गूगल पर। बट बेसिक इनका मतलब ये है कि थ्रेड को प्रोसेस करना, हाई क्वालिटी थ्रेड बनाने के लिए वो उन्होंने पहले ही सीख लिया था, ठीक है? और उन्होंने दुनिया में लोकेट भी कर ली थी कहाँ कहाँ जगह बहुत बढ़िया कॉटन मिलता है। जैसे हमारे यहाँ स्पेशली हमें कॉलोनी ही बना लिया उन्होंने कॉटन के लिए, कि हमारे यहाँ से इम्पोर्ट करेंगे और अपनी इंडस्ट्री में फीड करेंगे उस कॉटन को, और कपड़ा बना के हमें ही बेचेंगे, है ना? तो ये तो ठीक है। अब लेकिन धीरे धीरे ग्रो करते करते इंडस्ट्रियलाइजेशन जब पीक पे आया, 1840s पे पीक पे था इंडस्ट्रियलाइजेशन, उस वक्त कॉटन एक लीडिंग सेक्टर था, ठीक है? तो सबसे मोस्ट लीडिंग सेक्टर की अगर बात की जाए कि कौन था, तो कॉटन था। कॉटन के बाद जो अगली इंडस्ट्री है जिसने बहुत ज्यादा तहलका मचाया है और जिसकी वजह से बहुत मॉडर्नाइजेशन हो पाया है, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग खड़ी हो सकती है, बुलेट ट्रेन बन सकती है, मेट्रो ट्रेन बन सकते हैं, अब रोडवेज इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह उसका यूज होता है, वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है? लेकिन जो नई इंडस्ट्री थी उनको ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को डिस्प्लेस करना आसान तो नहीं रहा होगा। लेकिन ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आसान तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, ठीक है? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस धीरे धीरे ही आए हैं और धीरे धीरे ही ये पूरा हुआ है। तो बेसिक पॉइंट ये है कि कोई ये बोले कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1 डे फिनोमिना है, 1 ईयर फिनोमिना है, नहीं। 2 दशक लग गए, पूरे दशक नहीं, शतक, 200 ईयर्स लग गए पूरे के पूरे इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को, और जिसी की शुरुआत को मॉडर्न ईरा कहते हैं, करेक्ट? 17th सेंचुरी से हम मॉडर्न ईरा कहते हैं बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ओनली। उसके पहले के टाइम को मिडाइवल बोलते हैं, और 7th AD से पहले के टाइम को तो हम एंशियंट बोलते हैं, करेक्ट? टाइम में तो मॉडर्न बोलते ही इसीलिए बिकॉज ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, साइंस, टेक, रेनेसा, मेरी लिबर्टी, मेरी फ्रीडम, ये सब थॉट्स हमें 17th सेंचुरी के बाद ही सुनने को मिले। चाहे वो ह्यूमन फिलोसफी के लिए हो, चाहे वो डेवलपमेंट के लिए हो, या वो इकोनॉमिक्स के लिए हो, समझ गए? या सिस्टम के लिए हो फॉर दैट मैटर, क्योंकि उसके पहले किंग होते थे, डेमोक्रेसी जैसे कॉन्सेप्ट भी 17th सेंचुरी के बाद ही आए हैं, ठीक है? पहली जो डेमोक्रेसी बनी है वो है यूएस, जो कि 1770 में बनी है। क्लियर है ना? ये बेसिक्स तो क्लियर है, क्योंकि यस। बेसिक से बहुत सारी चीजें एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल दोगे उधर, ठीक है? अब जो नई टेक्नोलॉजी थी, जब शुरुआत में टेक्नोलॉजी आई तो बहुत कम लोगों को पता थी, और बहुत एक्सपेरिमेंट करके कोई एक चीज बन पाती थी, कंसीडरिंग के कोई ऐसा वहां पर, अब तो साइंटिफिक एनवायरनमेंट है, थोड़ा सा एड ऑन करना होता है, जीपे में थोड़ा सा कुछ लगा दिया, स्कैन कोड तो भारत पे बन गया, उसमें से कुछ और लगा देंगे कोई और बन जाएगा। बट बेसिक तो टेक्नोलॉजी आ चुकी है ना, कि मोबाइल में कैसे ऐप को बना के डिप्लॉय करना है। अब उसमें तुम चाहे कैमरा लगा दो, चाहे वहां पर घर बना दो उसके अंदर, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो एकदम शुरुआत था। तो जो नई टेक्नोलॉजी आई वो बहुत एक्सपेंसिव होती थी, कंसीडरिंग के बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी थोड़ी चीज बनाने के लिए, और मर्चेंट और जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो सारे बहुत ज्यादा केयरफुल रहते थे उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, क्योंकि सब चाहते थे कि नुकसान ना हो, और टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव है तो उनके पास रहे, ज्यादा लोगों के पास ना पहुंचे। तो मशीन्स जो थी वो भी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी, ठीक है?
पर धीरे धीरे इफेक्टिव हुई है। तो ये भी सब कॉमन चीजें हैं। जानने की बात ये है कि जो जेम्स वॉट है, सबको पता ही होगा, उन्होंने स्टीम इंजन के डिजाइन को और मॉडिफाई करा था, प्रॉपर यही कह सकते हैं उन्होंने ही बनाया है स्टीम इंजन, ठीक है। जो उनके पहले जिन्होंने स्टीम इंजन बनाया था उनका नाम था न्यू कॉमन, बट उनके डिजाइन में फॉल्ट था जो कि जेम्स वॉट ने सही किया था, इसीलिए स्टीम इंजन का जनक इन्हीं को कहा जाता है, समझ गए। उनके एक फ्रेंड थे, उनका नाम था मैथ्यू बोल्टन, उन्होंने एक नया मॉडल बनाया इसी इंजन का, बट फॉर इयर्स वो फेल होते रहे क्योंकि उनको बायर नहीं मिला। क्योंकि इन्वेंशन करने के बाद आपको इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाना होता है कि सर मैंने ये चीज बनाई है, आपका 100 कारीगर जो काम कर रहा है मेरा मशीन 1 घंटे में कर देगा, बट उनको नहीं मिला। बट धीरे धीरे ये जो इंडस्ट्रीज है, वॉट का जो इंजन है वो चल निकला और एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने इनको एक्सेप्ट कर लिया न्यू टेक्नोलॉजी को। इसीलिए 19th सेंचुरी तक हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन एंड हमें मिलते हैं देखने के लिए। हम ये नहीं कह सकते कि 19th सेंचुरी में सारे मशीन ऑपरेटर्स हैं, समझ गए। मतलब वो क्राफ्ट पर्सन ही होते हैं। ये प्रूव करता है कि वर्कर जो है वो मिड 19th सेंचुरी में एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन थे एंड द लेबर्स नॉट द मशीन ऑपरेटर्स। वो मशीन, आज के मशीन ऑपरेटर को अंदर का कुछ नहीं पता, बट उधर वाले टाइम पे ऐसा कोई मशीन ऑपरेटर प्रिंसिपल ये सब नहीं था। पॉइंट को काटो, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इससे कुछ आंसर नहीं निकलता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट ये है कि लेबर की तो कोई शॉर्टेज थी नहीं, कंसीडरिंग के पुराने टाइम पे इतनी एग्रीकल्चर के अलावा और कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। सो लेबर जो है वो लो वेजेस पे भी अवेलेबल थे और इसीलिए इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो चाहते नहीं थे मशीन आए, ठीक है। अब यहाँ पर हम फंस गए, कैसे? मशीन बन गई है लेकिन मशीन महंगी है, ठीक है, और लेबर बहुत खाली है, इसीलिए लेबर सस्ता है। जो एक ट्रू बिजनेसमैन होगा उसको क्या मतलब कि काम मशीन से हो या इंसानों से, वो तो ये चाहेगा कि जहां कम पैसे में काम होगा मैं वहां कराऊंगा, करेक्ट। तो बट बहुत हमें सारे, वो भी तो देखना पड़ता है मैम कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या बेटर है। करेक्ट, लेकिन इससे एक और चीज होगी, अभी क्या होगी, अब यही इन्वेंशन और सस्ते रेट पर होने लगेंगे, और होते होते इन्वेंशन आज कितने सस्ते रेट पर हो गए हैं, है ना। 2-3 हजार में तुमको माई वॉच मिल जाती है जो तुम्हारा हार्ट बीट भी मॉनिटर कर लेती है। 10-15 साल पहले 2 लाख में भी नहीं मिलती है। कंसीडरिंग के इन्फ्लेशन हो गया है, तब का 2 लाख आज 20 लाख बन चुका है, तब भी नहीं मिलती। रीजन ये है कि विद टाइम टेक्नोलॉजी की कॉस्ट भी कम होती जाती है, ठीक है। और वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये नहीं करोगे तो ह्यूमन लेबर तो हमेशा ही सस्ता है, तो वो काम हाथ से ही कर देगा आदमी, है ना। तो तुम दौड़ोगे, वो गिनेगा 1 मिनट में कितनी बार सांस लिया तुमने, कितना कदम चले। अगर ये कोई काम करे 2,000 से भी कम, 2 रुपए में करे पूरी जिंदगी, तो कोई रिस्ट बैंड नहीं खरीदे शायद, ठीक है। एक सोचने की बात है। तो जो इंडस्ट्रियल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्यूरेसी, तो कोई ये नहीं सोचेगा कि ये क्या लॉजिकल है, ह्यूमन इतने एक्यूरेट नहीं हो सकते, ऑब्वियस वो बात भी है। बट पॉइंट ये है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो ये नहीं चाहते थे कि मशीन आए, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि रीजन ये है कि जो ह्यूमन लेबर है वो बहुत सस्ती थी, और मशीन जो थी, एक्सपेरिमेंटेड मशीन, वो महंगी थी, और पहले किसी ने यूज नहीं करी थी, तो किसी को किसी पे भरोसा भी नहीं था कि यूज करेंगे तो पता नहीं क्या अच्छा निकलेगा नहीं निकलेगा, मार्केट में लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। तो ये शुरुआती दिक्कतें हैं जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आई है, ठीक है। उसके अलावा कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जैसे कढ़ाई वढ़ाई करने वाली, उसमें तो क्या है कि आपको हैंड लेबर ही प्रेफर करना होता है, कस्टम डिजाइन में वो मशीन नहीं कर सकती। तो ये शुरुआती दिक्कतें हैं, ठीक है। अंदर के ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगी, ठीक है। उसके अलावा एक और बात थी जिसकी वजह से मशीन को दिक्कत आ रही थी, वो ये कि इन सोसाइटी में जो अपर क्लास था, यानी इंग्लैंड में जो अपर क्लास यानी रिच क्लास था, जैसे अपने यहाँ लोगों को डिजाइनरों के कपड़े पहनने की आदत है ना, डिजाइनर्स बनाएंगे तो हम पहनेंगे रिच क्लास को, वो बीमारी वहां पे भी थी। तो इंग्लैंड में जो अरिस्टोक्रेट और बुर्जुआ क्लास है, जो उसको रिच क्लास बोलते हैं, उनको ऐसा लगता था कि मैं हैंडमेड कपड़े पहनाऊं तो ज्यादा ठीक है। तो ये हमने 3 क्या पढ़े, ये हमने चैलेंजेस पढ़े हैं, समझ गए। अब अगला, इसमें भी कुछ नहीं है, बस ये पॉइंट है कि जो मार्केट में इतने ज्यादा लेबर थे उससे वर्कर्स की लाइफ बहुत खराब हो रही थी। कैसे हो रही थी?
क्योंकि लेबर ज्यादा थे, जॉब कम थे, तो बहुत बार एम्प्लॉयर बोलता था 18 घंटे काम करो, लॉन्ग आवर्स पर काम करो कम पैसे में। कंडीशन जहाँ पे वो काम करते थे वो भी बहुत बेकार थी, क्योंकि ऐसी जगहों पे रख दिया जहां पर रहने के लिए कुछ मतलब स्लम टाइप का एरिया है, गंदगी फैली हुई है, तब भी लोग वहां काम करते थे और उससे वर्कर्स को बहुत डिजीजेस हो जाती थी। तो ये वर्कर्स की प्रॉब्लम है, इसमें कुछ भी ऐसा है, ये सब आ सकता है कभी भी कि वर्कर्स को क्या दिक्कत थी, ये वो मल्टीपल में भी आ जाएगा, बट ये सब आई थिंक इजी है, कर ले जाओगे, कर ले जाओगे। यस। अब बात करते हैं स्पिनिंग जेनी की। ठीक है, स्पिनिंग जेनी को इंट्रोड्यूस किया गया, स्पिनिंग जेनी के आने से पहले एक्चुअली थोड़ा डर भी था लोगों को कि जॉब बहुत लोग की चली जाएगी। ये वुलन इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, वीमेन हु सर्वाइव्ड ऑन हैंड स्पिनिंग स्टार्टेड अटैकिंग न्यू मशीन, और ये चलते रहा। तो यानी अब हमारे पास एक प्रॉपर इंजन है, एक मशीन है जो कि कपड़ा बुन सकती है। ठीक है, अभी तक तो हमारे पास में इंजन ही था, बट अब हमारे पास प्रॉपर मशीन आ गई है स्पिन करने के लिए। और वो इन्वेंट होने के बाद लोगों की और हालत खराब हो गई कि अब प्रोसेसिंग के लिए भी मशीन है, अब तो कपड़ा बनाने के लिए भी मशीन आ गई। ठीक है, स्पिनिंग जेनी किसने इन्वेंट करी थी? हम जेम्स हारग्रीव्स करके कोई है। राइट है क्या? एक बार मुझे नाम यहीं पर लिख लो, क्योंकि स्पिनिंग जेनी जिसने इन्वेंट करी उसका नाम इम्पोर्टेंट है। जेम्स हारग्रीव्स, इधर पर लिख लो, जेम्स हारग्रीव्स। ठीक है, बट फिर धीरे धीरे मार्केट वाइडन होने लगी। 1840s के बाद से हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज काम की बढ़ गई, कंसीडरिंग कि ब्रिटेन की मार्केट बहुत बढ़ गई, तो ऑलमोस्ट सब लोगों सब पूरे वर्ल्ड को कपड़े पहनाने लगे, तो वहां ये दिक्कतें खत्म हो गई, सड़कें बड़ी कर दी गई, रेलवे स्टेशन बन गए, रेलवे लाइन बन गए, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर कपड़े के सेक्टर में नहीं तो और सेक्टर में मिल गई, रेलवे ट्रैक बिछाना है, सड़कों को बनाना है, और ये दिक्कतें धीरे धीरे हमें खत्म मिल गई। ठीक है, आप इंडिया के रेफरेंस में थोड़ा पढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो जब तक मशीन नहीं आई थी तो सिल्क और कॉटन गुड में इंडिया ने इंटरनेशनल मार्केट को डोमिनेट किया है। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि सिल्क और कॉटन गुड मतलब बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हु डोमिनेटेड द ट्रेड, सो वी डोमिनेटेड द ट्रेड, बट उसके बाद तो फिर हमारा बर्बादी हो गई इंडस्ट्री। ठीक है, कॉटन जो है वो इंडिया से कहाँ कहाँ होता था, ये ऐसा कुछ आएगा नहीं किस जगह होता था, बट ये समझ जाओ कि सब जगह होता था, ईस्ट वेस्ट में। आर्मेनिया, पर्शिया, पर्सिया बेसिकली प्रेजेंट डे ईरान है, तो ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पर हम अपना बनाया हुआ कपड़ा बेचते थे उन्हें, और वो जाकर के वही कपड़ा यूरोप में बेचते थे, तो बेसिकली हमारा कपड़ा यूरोप तक जाता था। ठीक है, ओके। अब पूछा जा सकता है कि कौन सा पोर्ट है जहां पर ये होता था, तो गुजरात कोस्ट पे सूरत एक जगह है जो पर्शियन गल्फ और रेड सी पोर्ट से कनेक्टेड है। क्लियर है? जैसे इंडिया के वेस्ट में सूरत एक सिटी है जिसको टेक्सटाइल के लिए आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उस वक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि मिडिल ईस्ट के मैक्सिमम लोग यहीं पर ही आते थे कपड़ा वपड़ा लेने के लिए। फिर अगर ये तो वेस्ट की तरफ है, और अगर ईस्ट की तरफ बात करें तो मसूलीपट्टनम है कोरोमंडल कोस्ट में, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटीज है। उसके अलावा हुगली बंगाल में है, तो ये तीनों नाम लिख लो कि मसूलीपट्टनम, हुगली, या कैलकाटा भी लिख सकते हो, और सूरत। कैलकाटा एक्चुअली अंग्रेजों के आने के बाद बहुत ज्यादा डेवलप हुई है, उन्होंने ही 3 प्रेसिडेंसी चूज करी थी, बॉम्बे, कैलकाटा और चेन्नई। उसके पहले इन सिटीज की इतनी वैल्यूज नहीं थी, उसके पहले जो सिटीज ज्यादा वैल्यूएबल थी वो थी एक तो ये सूरत है, और आई थिंक बड़ौदा, कुछ अलग सिटीज थी जहां पर हम अपना मतलब चलाते थे, और उन्होंने इन तीनों सिटीज से हटा करके कानपुर, मैनचेस्टर था, फिर इन सिटीज से हटा के ब्रिटिशर्स ने बंगाल में, कैलकाटा में, मद्रास में और मुंबई में बहुत फोकस किया, तो आगे आने वाले टाइम में ये तीनों सिटीज ज्यादा ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, मैम ये 1750। तो थर्ड, मैम सॉरी सेकंड वाला है मैम, ये मसूलीपट्टनम मसूरी है, नहीं है, मसूली ही है, मसूलीपुर। गलत लिखा है, मसूलीपट्टनम है।
ठीक है, तो ये 3 चीज आ सकती है। फिर वो ये पूछ सकते हैं, क्योंकि अब मैंने बेसिक बता दिया है तो अब मैं ये बता रही हूँ कि क्या क्या पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो वो नोट करते चलो, दैट विल बी इंपॉर्टेंट। जिस्ट ऑफ द चैप्टर वही है जो मैंने बता दिया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कल कैसे हुआ, शुरुआत में कैसे हुआ, एंड कैसे हुआ। अगला क्वेश्चन वो ये पूछ सकते हैं तुमसे कि यूरोपियन कंट्रीज जो है क्या 1750 तक आते आते उन्होंने हमारे यहाँ के पूरे ट्रेड को मोनोपोलाइज कर लिया था? करेक्ट। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, यूरोपियन कंपनीज पहले इंडिया आई, उन्होंने हमारे यहाँ जहांगीर और जो भी किंग थे उनसे परमिशन लेकर के बेसिक फैक्ट्री बनाई। धीरे धीरे उन्होंने टैक्स की छूट मांगी कि हमारे प्रॉफिट नहीं निकल रहे, हमें टैक्स मत लो हमसे। उस वक्त जो किंग लोग जैसे टैक्स लेते थे, और धीरे धीरे उन्होंने मोनोपोली वाले ट्रेड की परमिशन मांगी कि केवल एक्सक्लूसिव हमें ही राइट दो कि हम यहाँ पर ट्रेड करें, क्योंकि यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज आपस में भी झगड़ती थी, फ्रांस भी, ब्रिटेन भी, और बहुत सारे लोग सारे इंडिया में ट्रेड करना चाहते थे, कंसीडरिंग के यूरोप में कपड़े की डिमांड बहुत ज्यादा है, समझ गए, तो सारे कंट्रीज ही चाहते थे हम ट्रेड करें। बट 1750s तक आते आते यूरोपियन कंपनीज ने अपना जो मोनोपोली है वो स्टैब्लिश कर ली थी इस ट्रेड, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अरब मर्चेंट्स को हटा दिया था। यानी यूरोपियन से पहले मिडिल ईस्ट के अरब मर्चेंट्स की ज्यादा बोलबाला था, वो हमसे सामान लेते थे, हम उनसे लेते थे ये डायमंड और ये जो जितने जेम स्टोन्स वगैरह है और काजू वाजू और ये सब चीजें हम उनसे लेते थे, और बदले में अपने स्पाइसेस और कॉटन उन्हें देते थे, ठीक है। बट यूरोपियंस ने क्या किया, उन्होंने वास्को डिगामा और बाकी लोगों ने खुद नाव निकाली कि हम अरब मर्चेंट्स के थ्रू क्यों ट्रेड करें, तो वो केप ऑफ गुड होप होते होते इंडिया खुद आ गए और वो डायरेक्टली हमसे ट्रेड करने लगे, और 1750s तक आते आते उन्होंने उसे मोनोपोलाइज भी कर लिया, यानी वो उन्हीं का हो गया, समझ गए, हमारे मर्चेंट्स को भी हटा दिया उसमें से उन्होंने। क्लियर है? तो यस जो मैम। ट्रेड अरब कर रहे थे या इंडियंस कर रहे थे वो सब अब मोनोपोलाइज हो चुका है। अगला क्या क्वेश्चन बन सकती है, हाँ ये तो मैंने अभी भी बताया, सूरत और हुगली है वो धीरे धीरे डिके हो गए और बॉम्बे और कैलकाटा ग्रू हो गए, ठीक है। यानी पुराने के टाइम पे, यानी ब्रिटिशर्स जब आए उसके पहले की जो सिटीज है सूरत और हुगली, उनका वेटेज फिर धीरे धीरे कम हुआ, क्योंकि जब वो ट्रेड करने आए तब तो हम ही पावर में थे, बट वो धीरे धीरे स्टेब्लिश करके उन्होंने अपनी पावर बढ़ाई और नए सेंटर्स खोले इंडिया में, और बॉम्बे और कैलकाटा की पावर बढ़ गई, ठीक है। तो ये पोस्ट ब्रिटिशर्स हुआ है। फिर सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले पॉलिटिकल पावर बनाई इंडिया में, सब लोगों के साथ में, सारे किंग लोगों के साथ में आपस में लड़वाया, किसी के साथ में सब्सिडरी अलायंस करी, और धीरे धीरे अपना एक सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट और मोनोपोली राइट टू ट्रेड दोनों ही कर लिया आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। क्लियर है? यस ब्रिटिशर्स के बारे में तो पता होगा, कोई है जिसे नहीं पता बेसिक ये चीज कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ आई और कुछ टाइम के बाद में कंट्रोल कर लिया सब कुछ? ओके। अब एक और चीज है, जब कंपनी ने पूरा पॉलिटिकली कंट्रोल कर लिया इंडिया को, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ प्राइवेट कंपनी आई थी, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने नहीं भेजा उनको यहाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी जो हमारे किंग जहांगीर से परमिशन लेने आई थी कि हम आपकी कंट्री में रह के कुछ ट्रेड करना चाहते हैं, आपके यहाँ से डायरेक्ट सामान ले जाके यूरोप में बेचेंगे, क्योंकि अरब मर्चेंट्स के थ्रू हमको नुकसान होता है, तो हम उन्हें बीच में टैक्स क्यों दें, समझ गए। वरना पुराना प्रोसेस ये था कि हमसे अरब्स ले जाते थे और अरब से यूरोपियंस ट्रेड करते थे, तो 2 स्टेप पे होता था, बट अब वो डायरेक्ट करने लगे। फिर उन्होंने बोला कि हम ट्रेड को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो कुछ इंडस्ट्रीज खोलना चाहते हैं इंडिया में, 4-5 लोकेशन गिनाई उन्होंने, कैलकाटा बीइंग वन ऑफ देम, क्योंकि वो लोग तो हमेशा नाव और शिप से ही आते थे, तो उन्होंने वो जगह चूज करी जो उनके लिए ठीक थी, शिप के पोर्ट के, जहाँ पे पोर्ट बन सके, जो पानी के पास है, ये सब परमिशन उनको मिल गई। बट यहाँ पर आकर उन्होंने देखा कि यहाँ के लोकल बहुत सारे राजा हैं, भोपाल के अलग राजा, अवध के अलग नवाब है, हैदराबाद के अलग नवाब है, उन्होंने सबको आपस में लड़ाना शुरू किया और धीरे धीरे करके इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को कब्जा करके हमें कॉलोनी ही बना लिया। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी पहले ही कर चुकी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने हमें कॉलोनी बनाया वैसे ही ब्रिटेन, फिर हमने क्या किया, 1857 का रिवोल्ट कर दिया, जिसमें हमने कोशिश करी कि हम उन्हें भगाएं, बट 1857 के रिवोल्ट में हम उन्हें नहीं भगा पाए, और एज अ रिजल्ट जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उन्होंने इंडिया को प्रॉपर लीगल कॉलोनी बना लिया, उन्होंने यानी कंपनी को हटा दिया, प्राइवेट कंपनी,
उसको उन्होंने हटा दिया और उन्होंने बोला कि आज से ब्रिटेन के क्राउन के अंडर आएगी इंडिया, यानी अब हम ब्रिटेन गवर्नमेंट के गुलाम हो गए 1858 से। उसके पहले तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे। क्लियर है ना? यस मैम। ठीक है। अब उन्होंने जब ये किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो जब उन्होंने पूरा पॉलिटिकल सिस्टम कब्जा कर दिया, उसके बाद उन्होंने एक सिस्टम ऑफ एडवांस लगाया। क्या किया उन्होंने? वो वीवर्स के पास जाते, क्योंकि हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री पूरी बर्बाद कर दी, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे सब्सिडरी अलायंस करके, टैक्स लगा करके किसानों को मजबूर करा के तुम हमें रॉ कॉटन दो, तुम्हारा बना बुनाया कपड़ा कोई नहीं खरीदेगा। जो वीवर्स थे उनका कपड़ा राजा महाराजा पहनते थे, बट राजा महाराजा सारे उनके तो सारी रियासतें चली गई अंग्रेजों की वजह से। तो जो ट्रेडिशनल वीवर्स थे उनके तो बायर्स ही खत्म हो गए, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो वो क्या करने लगे, जो ये बोलती कंपनी वो ही करते। कंपनी क्या करती, कुछ पैसा एज अ एडवांस ले जाके उनको देती वीवर्स को, लोन। उसे बोला साहब हमारे लिए 100 कपड़े बनाओ, बोले साहब पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, 5 रुपए ले जाओ, ये 100 रुपए इसमें ये लोन है, इससे कपड़े बनाओ और लाकर हमें दो। तो बहुत कम पैसे में एडवांस देते थे और उस एडवांस पे एक साइन करा लेते थे। ठीक है, यानी वो ये बोलते थे, वीवर अगर खुद का कपड़ा मार्केट में बेचता तो शायद उसको 5 रुपए की बजाय 6 रुपए मिल सकते थे, लेकिन कंपनी ने पहले ही उसको कर्जा दे दिया। समझ गए? पहले ही कर्जा दे दिया और रेट भी पहले डिसाइड कर लिया कि हम देखो तुम्हें कर्जा दे रहे कपड़ा बनाने के लिए, और अब तुम अपना कपड़ा हमें 2 रुपए में ही बेचना। तो बेसिकली वीवर्स का प्रॉफिट भी खा लिया। इसको सिस्टम ऑफ एडवांस कहते हैं। पहले ऑर्डर देने जाते, वीवर को लोन देते थे रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए। उनके पास कोई चॉइस नहीं होता था। वीवर्स के पास वो जो भी कपड़ा बनाते थे वो कंपनी के एजेंट, जिनको गोमस्ता बोलते हैं, उन्हें ही देना पड़ता था। तो बेसिकली कंपनी ने कुछ नहीं किया, वीवर्स को अभी हक मार लिया, उनको एडवांस में दे दे करके पैसा, और उनको वो एक तरह का अपना गुलाम बना लिया कि तुम कपड़े सिर्फ हमारे लिए ही बनाओ और कम पैसे में ही बनाओ, और अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा कपड़ा कहीं और बिकेगा ही नहीं, क्योंकि तुम जिन्हें भी कपड़ा बेचते हो वो तो अब रहे ही नहीं। समझ गए? सिंपल है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वीवर्स पहले सोच रहे थे, क्योंकि स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी को पता नहीं थी कि क्या ये थिंकिंग लेके चल रहे हैं। सबको लग रहा था बिगन टू होप टू अर्न मोर, कि हम ज्यादा पैसा हो सकता है इससे कमाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओके, अब क्या है? मैम हल्का सा ऊपर करना, बस 1 सेकंड। यस मैम। तो अब क्या हुआ, कंपनी खुद तो जाती नहीं थी क्योंकि कंपनी इंग्लिश बोलती थी, वीवर्स बोलते थे हिंदी। तो बीच के एजेंट का नाम था गोमस्ता। कंपनी गोमस्ता को बोलती थी जाओ सारा कपड़ा ले आओ जितना गांव में बना है। गोमस्ता जाता था, फिर वहां वो पीटा जाता था कि हमें इतना कम पैसा मिल रहा है ये वो। तो क्या होता था कि प्रॉपर लड़ाई चलती होती थी गोमस्ता और वीवर्स के बीच में। तो कंपनी ने इसका नया तरीका निकाल लिया, क्योंकि कंपनी भी कम चालाक नहीं है। उसने क्या किया, पहले वो गांव के लोग, गांव के किसी, पूरा गांव है, गांव के किसी एक मेंबर को गोमस्ता बनाती थी कि तुम जाओ कपड़ा ले आओ। फिर कंपनी ने बाहर से एजेंट भेजने शुरू करे, यानी अब जो गोमस्ता है वो कंपनी खुद हायर करती थी ऑफिसर, और फिर वो बाहर वाले को भेजती थी। तो फिर वो वहां जाता था प्रॉपर आर्मी वार्मी के साथ में। तो फिर वीवर्स की पिटाई होती थी। तो अब ये है कि कौन ज्यादा पिटेगा कौन कम पिटेगा, बट प्रोसेस यही है। कंपनी का बेसिक पर्पस ये है कि कम से कम पैसे में रॉ मटेरियल यहाँ से ले चलो, और वहां पर तो हो ही रहा है जो हो रहा है, और फिर हम पूरे वर्ल्ड में कपड़ा बेचेंगे। और ऐसा ही कर करके ये इतना रिच बने हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ ये सब पता है। लोन वोन जब भी होते थे, मतलब सब पता है ना, कि वो जो वीवर्स को लोन देंगे वो भी कंपनी दे रही होती थी। कंपनी जो भी प्राइस देती थी वो बहुत लो होता था, वीवर्स की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। तो ये क्वेश्चन आता है कभी के 19th सेंचुरी में वीवर्स, 18th सेंचुरी में वीवर्स की क्या प्रॉब्लम थी, और किस तरह से ब्रिटिशर्स ने ट्रेडिशनल हैंडलूम को बर्बाद किया। तो ये है तरीका कि वीवर्स को मजबूर किया कि तुम कोई और कपड़ा बना नहीं सकते, अपना कपड़ा मार्केट में बेच नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उन्हें उतना गरीब कर दिया ना, टैक्स वसूल वसूल करके। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने पहले पॉलिटिक्स कंट्रोल किया, टैक्स बढ़ा दिया, गरीबी का फायदा उठा के लोन देने लगे और सामान खुद ही को लेने लगे, और फिर ऐसे करते करते सारे वीवर्स कंपनी पे डिपेंडेंट हो गए, और उनका कुछ इंडिपेंडेंट कुछ ज्यादा बचा नहीं। ठीक है, फिर हम क्या तो हुआ, अगर ब्रिटेन अपनी सारी कॉलोनीज को आज के डेट में रीपे कर दे मैम,
उनकी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। बहुत कहते हैं, बहुत लोग ये बात करते भी हैं, बट ठीक है, वो बोलते हैं कि हम कर पाए, हम गुलाम बना पाए तो हमने बना लिया, तुम्हारा बना पाओ तो तुम बना लो। सिंपल है ये तो, पावर का गेम है। कोई कोई तुम्हें लूट के चला गया तो इसका मतलब ये भी तो है कि तुम्हारा डिफेंस वीक है। तो ये तो सर्वाइवल की बात है। उनके पास कह रहे हैं हमने क्या नहीं दिया तुम्हें, रेलवे ट्रैक दिया, स्कूल दिया, इंग्लिश दिया, और क्या लोगे उसके बदले? अगर थोड़ा पैसा ले लिया तो क्या किया, है ना? साइंस टेक्नोलॉजी सब कुछ तो उन्होंने दिया, उसके बदले अगर वो तुम्हारा थोड़ा पैसा लूट के ले गए तो फेयर डील है उनके हिसाब से, समझ गए? वो हमारा वो सब तो कोहिनूर तक तो वापस नहीं कर रहे, और क्या देंगे? मयूर सिंहासन पता नहीं क्या क्या लेके बैठे हुए अपने म्यूजियम में हमारा। हम अपने आगे म्यूजियम में आधे से ज्यादा आइटम हमारा रखे हुए हैं, और उसका नाम लंदन म्यूजियम रखे हुए हैं। तो बाय द टर्न ऑफ 19th सेंचुरी, अब आते हैं 19th सेंचुरी में, वीवर्स को नई प्रॉब्लम हुई। अब ये प्रॉब्लम थी, अब एक और प्रॉब्लम ये है कि इंडिया से अभी तक कम से कम कॉटन इंपोर्ट हो रहा था, तो अब कॉटन भी इंपोर्ट होना बंद हो गया। यानी ब्रिटेन में कॉटन की डिमांड थोड़ी कम हो गई 1815 के पास में। कैसे? इंग्लैंड में जो है वो कॉटन टेक्सटाइल ने, इंग्लैंड की गवर्नमेंट भी चालाक थी, क्योंकि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है ये 1857 से पहले की बात है, तो ये अभी प्राइवेट कंपनी है, समझ गए? अभी अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं रूल करती हमारे ऊपर, अभी प्राइवेट कंपनी के कंट्रोल में है। तो ये बात जब ब्रिटेन की गवर्नमेंट को पता चली कि अच्छा ईस्ट इंडिया कंपनी इतना पैसा कमा रही है जगह जगह जा करके, तो उन्होंने एक कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर टैक्स लगा दिया। जैसे गवर्नमेंट नहीं लगाती इंपोर्ट ड्यूटी, उन्होंने बोला कि कंपनी जो भी कपड़ा लेके आएगी उस पे लगेगी इंपोर्ट ड्यूटी। और इंपोर्ट ड्यूटी लगते ही क्या हुआ, कपड़ा महंगा हो गया ब्रिटेन के अंदर। तो जो कॉटन यहाँ से जाता था 10 रुपए में, ब्रिटेन पहुंच के वो अपने आप ही 20 रुपए का हो गया, क्योंकि 10 रुपए गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया है। और अब ये कपड़ा कोई 20 में खरीद नहीं रहा यूरोप में। तो जितने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मर्चेंट थे उनका कपड़ा बिकना बंद हो गया, समझ गए? यस। और ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो अपनी लोकल इंडस्ट्री मैनचेस्टर को बचाना चाहते थे, जिसको मैनचेस्टर एक सिटी का नाम है जहां पर सारी टेक्सटाइल मिल्स थी। अब ये क्यों किया? तो ये फाइट ब्रिटेन वर्सेस इंडिया नहीं है, ये फाइट ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस अदर कंपनीज है। तो ब्रिटेन ईस्ट, हमारे यहाँ केवल एक कंपनी आई थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और यही कंपनी है जो वर्ल्ड की सारी जगह गदर मचा रही थी ऑलमोस्ट। तो इसके जितने भी ऑफिशियल थे वो सब करप्ट थे। वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाते थे, सस्ते में ब्लैक में देते थे वहां लोगों को, और वहां पे बना बना के कपड़ा, वहां पे भी पैसा कमाते थे, यहाँ पे भी पैसा कमाते थे, और यहाँ के वीवर्स को कम पैसे पे करते थे, तो हमें भी परेशान किया हुआ था। और जब वहां पर कपड़ा सस्ता बेचते थे तो यूरोप की जो और कंपनीज थी ईस्ट इंडिया कंपनीज के अलावा, उनका सबका बहुत नुकसान हो रहा था। तो उन कंपनीज ने ब्रिटेन गवर्नमेंट को बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर थोड़ी नजर रखो, क्योंकि ये लोग सस्ता कपड़ा लेके आते हैं कॉलोनीज से, और उसके चक्कर में हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है, समझ गए? तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने अपनी बाकी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए एक इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत खराब हो गई। उसने क्या शुरू करा, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स इंडियन मार्केट में भी उसने, इंडियन मार्केट में जितने भी ब्रिटिश के मैन्युफैक्चरर्स थे यहीं पर ही उनको बेचना शुरू करा। और धीरे धीरे ब्रिटिश की कॉटन गुड्स को उसने धीरे धीरे ड्रामेटिकली इंक्रीज कर लिया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अब यूरोप की जगह इंडियन मार्केट में ही ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स को कपड़ा बेचना शुरू कर दिया। यहाँ पर जो मिल लगी थी उन पे बेचना शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ब्रिटेन से उठ के इंडिया चले आए थे सस्ते कॉटन की तलाश में, और धीरे धीरे यहाँ से ही ब्रिटिश के कॉटन गुड्स का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया उन्होंने, समझ गए? आप कपड़ा यहीं से बना बना के बेच रहे हैं, उनको तो प्रॉफिट कमाना है, कैसे भी कमाएंगे। तो इंडिया की जो एक्सपोर्ट मार्केट है और लोकल मार्केट है वो सब कोलैप्स कर गई। क्यों कोलैप्स कर गई? क्योंकि सब लोग मैनचेस्टर का बनाया हुआ कपड़ा अब इंडिया लाने लग गए हैं, समझ गए? अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर तो लगाम लगा ही दी है, अब 1858 का टाइम आ गया है। तो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से काफी सारी पावर छीन ली है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अब बहुत बड़ी कंपनी बन गई है, उसने पूरा एक इंडिया को ही कंट्रोल किया हुआ है ना? तो अब क्या हुआ है, अब इंडिया में
कपड़ा उल्टा हो रहा है। अब हमारे यहाँ कॉटन जाता वाता कहीं नहीं है, अब मैनचेस्टर में जो कंपनीज कपड़ा बनाती है अब हम वो पहन रहे हैं, समझ गए। और इस चक्कर में जो थोड़ी बहुत हमारी खुद के अंदर लोग कपड़ा खरीदते थे वो भी बर्बाद, और हमारी एक्सपोर्ट मार्केट पूरी कोलैप्स कर गई। यानी हम तो बाहर कुछ बेच नहीं पा रहे हैं, मैनचेस्टर का कपड़ा खुद और खरीद करके पहन रहे हैं। हमारे पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये सारे कपड़े मशीन से बनाए हैं और उनके कपड़े बहुत सस्ते हैं, समझ गए। यस मैम। फिर भी हम थोड़ा थोड़ा लड़ेंगे जब तक है जहां। तो ऐसे करते करते 1854 में हमने एक पहली कॉटन मिल बनाई। हमने कहा हम भी अपनी मिल बनाएंगे, तुम लोग मिल का बनाया हुआ कपड़ा बेचते हो, सस्ता बेचते हो, हम हाथ का बेच रहे हैं, हमें दिक्कत है, हम भी एक मिल बनाए। पहली कॉटन मिल बनी 1854 में, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जूट मिल जो बनी वो 1855 में बनी, लिख डालो ये सारी। एक कानपुर में एक मिल है, उसका नाम है एल्गन मिल, ये बनी थी 1860 में। मुझे नहीं पता, मैं इतने साल कानपुर में रही, कभी चलती मैंने सुनी नहीं है, इसका नाम भी नहीं सुना है, तो तय ये शायद चलती नहीं है, लेकिन ये बनी थी, ठीक है, बस खत्म। फिर बस क्या ही है, अब जब इंडिया के लोगों ने भी धीरे धीरे वही चीज शुरू करी। अब कुछ लोग इन सब के बीच में इंग्लैंड जाके पढ़ के आ गए हैं, है ना, गांधी, नेहरू और बहुत सारे लोग हैं वो जो सब इंग्लैंड गए हैं, दादा भाई नौरोजी, सब ये वहां से इकोनॉमिक्स सीख के आ गए, कैसे ट्रेड किया जाता है। टैगोर फैमिली, बंगालीज भी बहुत लंदन जा जाके पढ़ते थे, ठीक है। इन सब के बीच में तो कुछ इंडियंस ऐसे हैं जो अब बिलीव करते हैं कि इंडिया में भी बिजनेसेस बड़े बनने चाहिए, ठीक है। तो वही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो इंग्लैंड में शुरू हुआ 1700 में, इंडिया में वही चीज शुरू हो रही है 1874 1880, लगभग हम उनसे 150 साल पीछे थे। अब बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर, उन्होंने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाई। उसी तरह एक पारसी थे, डिनशॉ पेटेट, जेम्सी नौसरवानजी टाटा, सबको ही पता है। ये टाटा वहां से चलते चलते यहाँ तक चलते चले आ रहे हैं। नौसरवानजी टाटा, उनके बेटे जमशेद टाटा, फिर उनके बेटे रतन टाटा, मतलब टाटा का तो बहुत लंबा चल रहा है, अभी तक चल रहा है। तो ये सारे लोगों ने शुरुआत करी कि अब हम अपनी कंट्री में भी इंडस्ट्रियल एम्पायर्स बनाएंगे जिसमें इंडियंस का चलेगा, ठीक है। उसमें सेठ हुकुमचंद, ये सब लोग हैं, इन लोगों ने ये वाला लिख लो। सेठ हुकुमचंद ने एक जूट मिल बनाई थी कैलकाटा में 1917 में, वो पहली इंडियन जूट मिल थी, फुल्ली कंप्लीटली आत्मनिर्भर, ठीक है। तो सेठ हुकुमचंद ने बनाई है। ये सब आ सकता है एक एक नंबर में, नौसरवानजी टाटा वाटा ये सब तो नहीं आएगा। मैम जो एल्गिन मिल लिखा हुआ था, मैम एल्गिन कोई टेक्सटाइल होता है या वो मिल का नाम था? मुझे बेटा पता नहीं है का क्या मतलब होता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं, फिर भी मैं देख लेती हूँ। एल्गिन का मतलब इंग्लिश का ही है, कुछ अच्छा अच्छा नोबल होता है इसका मतलब। इंस्पायर होके बना दी होगी, अपना नाम भी अंग्रेजों वाला रखेंगे, कोई शुरू तो मतलब तो नहीं है। हो सकता है किसी इंग्लिश ने हेल्प करी हो, जैसे कांग्रेस बनाने में वो उनने हेल्प करी थी, इसीलिए नाम एल्गिन है, कोई ऐसा मतलब मैम आपने भी किसका नाम लिया मैम कांग्रेस के बनाने में? एओयू, अच्छा, ठीक है। अब आगे क्या है कि कॉलोनियल का कंट्रोल जैसे जैसे इंडिया के ट्रेड पे बढ़ते चले गया, इंडियन मर्चेंट्स के लिए और दिक्कत होती गई, उतना ही फ्री ट्रेड करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग वेट करने लगे कि कब ये बर्बाद होंगे, जब ये बर्बाद होंगे तब हम अपनी इंडस्ट्रीज बनाएंगे। और ये बर्बाद हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सारे यूरोप में हर एक किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं है, तो इतने लालची हो गए यूरोप के सारे कंट्रीज के कॉलोनीज के लिए, ट्रेड के लिए, प्रॉफिट के लिए, ये लड़ने लगे आपस में। लड़ते लड़ते बात इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे के प्रिंस को मारने लगे, और इसी में हंगेरियन प्रिंस मर गया। जब मर गया तो उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे पैसे का लॉस हुआ। ब्रिटेन की साइड, जर्मनी की साइड, सब वो सब हमने पढ़ा है, करेक्ट। वो रीजन भी कॉलोनीज ही थी उनका, लेकिन लड़ गए। जब वो लड़ गए तो हमें मौका मिला, उसी समय हमने बहुत सारी मिल खोली। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में जब वो लोग वहां लड़ रहे थे, तो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर कॉटन और जूट की मिल खोलने में लगे हुए थे कि अब मौका मिला हुआ है तो अपनी अपनी मिल भी खोल लेते हैं। तो यूरोपियन कंपनीज
ये मतलब कब डेवलप हुआ है, ये हमने अपने 10th के चैप्टर में भी स्टार्टिंग में देखा है। प्रॉफिट की बात है और कुछ नहीं है बस, ठीक है। डिमांड, फिर जब फैक्ट्री धीरे धीरे डेवलप होने लगी, हमारे यहाँ भी डिमांड बढ़ गई वर्कर्स की, तो बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो पहले बॉम्बे में ही लगे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स बॉम्बे को प्रेफर करते थे कॉटन के लिए। मोस्टली जो कॉटन था इंडस्ट्रीज का, वो जो वर्कर्स थे जो बॉम्बे के आसपास काम करने आते थे बॉम्बे, वो मोस्टली रत्नागिरी से आते थे, क्योंकि रत्नागिरी पास का ही टाउन है बॉम्बे का। कानपुर के जो वर्कर थे वो कानपुर से आते थे। क्या है ये सब, छोड़ो। ठीक है, अब इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अब यूरोप की जो मैनेजिंग एजेंसी है, उन्होंने टी और कॉफी प्लांटेशन में भी यही सब शुरू कर दिया, ठीक है। वो अब जब वो नए प्रोडक्शन की तरफ बढ़ गए, जब उनको ये लगा कि अब कॉटन तो कर ही लिया है, अब कुछ नया करें, कहाँ और लूटें, तो उन्होंने क्या किया, उनके यहाँ के प्लांटर्स आए और यहाँ पर सस्ती जमीनें खरीद ली, जिसको निज और रैयती सिस्टम पढ़ा होगा 8th में। तो उन्होंने क्या करा, छोटी छोटी जमीनों में छोटी छोटी जमीनें खरीद ली और एक्वायर करके वहां पर टी और कॉफी लगा दी, और हमारे यहाँ के लोगों को सस्ते नौकरी पे रख दिया वहां पर, और टी पैक कर करके ले जाने लगे। तो पहले कॉटन ले जाते थे, कपड़े ले जाते थे, स्पाइसेस ले जाते थे, फिर उन्होंने टी शुरू करी, ठीक है। जब टी से प्रॉफिट नहीं हुआ तो उन्होंने ओपीएम गांजा उगाना शुरू किया इंडिया में, और वो उसको बेचते थे वो चाइना जाके, मतलब वो जितना लूट सकते थे सब उन्होंने किया, कुछ छोड़ा नहीं है। तो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी है, वो टी और कॉफी प्लांटेशन करने लगे चीप रेट पे। फिर वो माइनिंग, इंडिगो, जूट, ये सब भी माइनिंग शुरू करी उन्होंने। फिर हमारे यहाँ माइनिंग, समझ रहे हो, खोद खोद करके मिनरल्स वगैरह निकालने लगे, उसको एक्सपोर्ट करने लगे। इंडिगो के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी से वो थी लड़ाई, और इंडिगो कपड़े को कलर करने में काम आता है, तो अब इंडिगो के ऊपर शुरू हुआ कि अब सब लोग इंडिगो उगाओ। तो ये टाइम की बात है, जो ट्रेड मार्केट में चल रहा है, जो उसमें ज्यादा प्रॉफिट है। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, अब ये ब्रिटेन कर रहा है हमारे साथ, ये सब ब्रिटेन के प्लांटर्स कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का तो खत्म हो चुका है 1858 में ये सब, ठीक है। मतलब उन्होंने भी किया है, बट मोस्टली जो अब 1858 से 1947 प्लांटेशन, इंडिगो, माइनिंग, जूट, ये सब ब्रिटेन गवर्नमेंट तो क्या ही करेगी, मतलब वहां से और नए नए लोग आकर के बिजनेसमैन यहाँ पर ये सब काम कर रहे हैं, समझ गए। तो ये और भी चीजें हैं जो कॉटन के अलावा हुई हैं। आई होप क्लियर है, सब पता भी है, इस सब में कुछ नहीं आएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, अब अगर बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडिया में बहुत स्लो थी, इसमें कोई डाउट है, अभी बताया मैंने, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक वो बहुत पावरफुल थे। लेकिन वॉर ने पूरी सिचुएशन को बदल दिया। कैसे बदला, हमारे दुश्मन अब कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि ब्रिटिश की जितनी भी मिल थी अब वो वॉर आइटम बनाने में लगे हुए हैं। राइफल बनाओ, टैंक बनाओ, तोपे बनाओ, लड़ना है, हमें लड़ना है। और हमारे जो मैनचेस्टर है इंपोर्ट इंडिया में, वो सब गिर गए, यानी जितने मैनचेस्टर का लोग कपड़ा वपड़ा खरीद रहे थे इंडिया में, सब बर्बाद हो गया। मैक्सिमम मिल लोग वहां पर वही सब बनाने में, डिफेंस की चीज बनाने में लगी हुई है। अब इंडियन मिल्स के पास बहुत मौका है होम मार्केट का, क्योंकि इंडिया में तो लोग कपड़ा पहन ही रहे हैं, अगर मैनचेस्टर का नहीं पहनेंगे तो इंडियन मिल्स का पहनेंगे, समझ गए। तो इंडियन मिल्स ने इस मौके का फायदा उठाया, क्योंकि मैनचेस्टर की सारी मिल्स अभी डिफेंस की चीजें बनाने में बिजी हैं, तो चलो अपनी फटाफट स्वदेशी चीजों को हम और इम्प्रूव कर लेते हैं, समझ गए। और जैसे वॉर बढ़ता गया तो इतना बढ़ गया वॉर कि अब इंडियन फैक्ट्रीज में भी ब्रिटिशर्स ये उम्मीद करने लगे कि हम भी कुछ वॉर की जरूरतों का सामान उनके लिए बनाएं, यानी उनकी अपनी इंडस्ट्रीज कम पड़ गई वॉर का सामान बनाने के लिए। तो फिर हमारे यहाँ मतलब मेटल इंडस्ट्रीज भी फिर ग्रो कर गई, टैंक, तोपे, मेटल, बुलेट हम भी बनाने लग गए उनके लिए। तो हमारे यहाँ कॉटन, जूट के अलावा फिर मेटल और हैवी इंडस्ट्रीज भी बनने लग गई, समझ गए। तो इस तरह से इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ है, स्पेशली मोर आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, समझ गए। रीजन क्या है पता है तुम्हें, कौन कहाँ बिजी था, तो एक एक लाइन में पूछ सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले कम था, यस, अगर ये पूछे। अगर शुरुआत हुई तो रीजन क्यों हुआ, बिकॉज ब्रिटेन वाज बिजी विद द मिल्स प्रोड्यूसिंग वॉर आइटम्स, करेक्ट हो जाएगा, समझ गए। ओके, अब वॉर खत्म हुआ तो ऐसा नहीं है एक बार जो गया सो गया। तो मैनचेस्टर की बहुत बढ़िया सिचुएशन थी वॉर से पहले, सारा कपड़ा वो बना बना करके दुनिया की सारी कॉलोनीज को पहनाता था, खूब पैसा फ्री में बनाता था।
लेकिन वॉर के बाद मैनचेस्टर की पूरी तरह बर्बाद हो गई और उसकी पुरानी पोजीशन कभी लौटी ही नहीं, आज तक नहीं लौटी। ठीक है, तो मैनचेस्टर का कपड़ा फिर लोगों ने पहनना बंद ही कर दिया और इंडियन मार्केट में उसकी पुरानी पोजीशन फिर कभी वापस नहीं आई। ठीक है, कॉटन का प्रोडक्शन कोलैप्स कर गया और ब्रिटेन से कॉटन क्लॉथ्स का एक्सपोर्ट वो भी बहुत बुरी तरह गिर गया आफ्टर वॉर। तो ब्रिटेन की हालत वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ही खराब हो गई और वर्ल्ड वॉर 2 तक आते आते तो वो इंडिया ही छोड़कर चले गए। तो ये सोच रहा है कि गांधी जी ने आजादी दिलाई, फैलेसी है, सब मैम इकोनॉमिक कितना है। बड़ा है? चैप्टर हम्म, पता नहीं, खत्म हो गया, वाह। हमारी प्रेयर सुन ली भगवान ने। तो ये सोचना कि हमें आजादी गांधी जी ने दिलाई है, क्या ये सही है? एवरीथिंग इज अबाउट प्रॉफिट। जब ब्रिटेन को, उसकी गवर्नमेंट को प्रॉफिट होना कम हो गया तो वो अपने आप ही चले गए, किसी ने हमें आजादी नहीं दिलाई, तो सच बात है। तो इन 20th सेंचुरी हैंडलूम क्लोथ प्रोड्यूस प्रोडक्शन एक्सपेंडेड, फिर धीरे धीरे कपड़ा वपड़ा बनने लगा, लूम और फ्लाई शटल का यूज करने लगे लोग। जरूरी नहीं है। ये समझ लोगे 20th सेंचुरी में हम एडवर्टीजमेंट वगैरह का यूज भी कर रहे थे, बट इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लेट 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो अब हमारे पास कैलेंडर वगैरह प्रिंट करने लग गए हैं और हम ये बुक वगैरह प्रिंट करने लग गए हैं, प्रिंट मीडिया का बहुत यूज होने लगा है, समझ गए? तो एडवर्टीजमेंट, प्रिंट मीडिया, पैम्फलेट वगैरह, स्लोगन्स वगैरह लिखने लग गए हैं लोग, रीडिंग वीडिंग करने लग गए हैं और इसका बहुत बहुत ज्यादा फायदा स्वदेशी मूवमेंट में हमको मिला। ठीक है, आप क्वेश्चन कर लेते हैं, देखें क्या आया क्या नहीं आया। पहला बताओ, 10 क्वेश्चन करेंगे, अगर 10 क्वेश्चन में सारे सही हुए मतलब सब समझ आया। Which one of the following led the control of Indian merchants due to which Indian बहुत बड़ा है, पढ़ो। मैम ए पार्ट। ऑप्शन ए। यही पढ़ा तो यही सही है। यूरोपियन कंपनीज ने मोनोपोली किया, ये तब तो पढ़ा ही नहीं है ना? तो कौन सा कंट्रोल है जिसने इंडियन ट्रेड पूरी तरह ब्रोक डाउन कर लिया? क्योंकि मोनोपोली कर ली उन्होंने, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फायदा उठाते। देखो आंसर होगा जरूर, अरे यार बहुत लंबी लिस्ट है, कैसे होगा? इसमें आंसर भी गिवन है नीचे, क्या है इतने सारे। ठीक है, 1 का 1 दिख रहा है, सारे मत देख लेना बाद में बाद में जाके। आज के आज इसको कर लेना तो ये खत्म हो जाएगा, चैप्टर्स में ज्यादा कुछ नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट रीजन? थर्ड। Which one of the following is an appropriate reason that after 80-40s the employment condition improve हुई? क्योंकि बिल्डिंग एक्टिविटी बन गई। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर अगर इम्प्रूव होंगे तो होंगे, उससे वर्कर कंडीशन इम्प्रूव नहीं होगी। वेजेस डबल हुए ऐसा कहीं लिखा नहीं है, वेजेस वर इंक्रीज हो सकता है ये, बट 3 ज्यादा लॉजिकल लग रहा है 2 का। मैम वेजेस वर इंक्रीज भी कहीं नहीं था मैम, मेजर रीजन लेबर का तो यही था ना कि वो लो कॉस्ट थी। हाँ लेकिन बिल्डिंग एक्टिविटीज से उससे क्या ही फर्क। हाँ मैम ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हाँ एम्प्लॉयमेंट हाँ मिल वही गया है, ना। कंस्ट्रक्शन में एम्प्लॉयमेंट है। ये अप्रोप्रिएट रीजन है कि जो लोग वहां से छूट रहे थे वो कंस्ट्रक्शन में जा रहे थे, ये पढ़ा था अभी। ठीक है, तो थर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट है। थर्ड का इंडस्ट्रियलाइजेशन डिड नॉट प्रोग्रेस इन द बिगिनिंग ऑफ, ये देखो सब पढ़ो। एक्सपेंसिव न्यू टेक्नोलॉजी। देखा, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हो तुम लोग, 1 घंटे में सब पढ़ा दोगे, लेकिन पता नहीं पेपर में इतना गंदा गंदा पेपर करके आते हो, छी छी वाला। मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द जॉबर वाज, जॉबर कौन था? अरे वही जो जॉब देता था एम्प्लॉयर। मैम डी पार्ट। सेकंड एक्सप्लॉइटिंग द वर्क। सेकंड यार, इसका तो मैंने पढ़ा, हमने रोल तो कहीं इसका पढ़ा नहीं है। रोल ऑफ जॉबर गूगल करो जरा। यस मैम, मुझे ये वर्ड ही नहीं याद आ रहा कि हमने पिछले 1 घंटे में ये वर्ड भी कहीं पढ़ा।
कंट्रोलिंग तो मतलब ही नहीं है इधर। लिखा हुआ है he used to help the industrialists to get workers to ensure job to workers. ठीक है, इसमें भी यही लिखा है, गूगल पे भी, गूगल मैप पे। फर्स्ट इंडियन जूट मिल कहाँ बनी है? सेटअप फर्स्ट इंडियन जूट मिल, अभी तो मैंने नाम बताया। हुकुमचंद फोर्थ है ना, हुकुमचंद ही तो है कंप्लीटली। अरे पढ़ा था ना, yes ma'am वही है लिखा था किसने नोट्स yes में? ma'am प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब है? industrialization, डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन द ब्रिटेन led to an increase in the demand of iron and steel, 18 1 to 12 share of piece of good in the total export। अरे यार ये तो मुझे ही नहीं आता, तुम्हें तो। 35 डाल दो ये सब नहीं, कोई ये सब कौन पढ़ता है, छोड़ो, इसके बिना भी हो सकता है एंटीज। मैम एल्गिन तो कानपुर का था। 6 joint stock companies, द्वारकानाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर पहला ये पॉइंट था, उन्होंने 6 joint stock companies बनाई थी। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्री कौन सी थी? कॉटन एंड मेटल्स सॉरी माइनिंग लिखा है, वेरी गुड। देखो हो गए थे, सारे आते थे, इससे ये साबित होता है कि पढ़ तो लिया है। अब बचा हुआ तुम लोगों के उसमें है, जो एक आधे नहीं आते उसको फटाफट गूगल कर लिया उसके लिए दोबारा से डीप में पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, ठीक है। जो बच गया है उसको सप्लीमेंट करो गूगल बाबा से, वरना ऐसे तो 10 बार पढ़ेंगे हर एक नए क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लेना ये वाला। इंडस्ट्रियलिस्ट हु बिलीव दैट इंडिया वुड डेवलप थ्रू वेस्टर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, नुसरवन जी है क्या? इन दो में से कोई है क्या? 12 का 2 लो, कौन ही था वो, लिख लो हम भाई। नुसरवन जी है नुसरवन जी? हम सेकंड बॉय थे। अच्छा कहाँ जा रहा है, ये सब बहुत दिक्कत है। ये तो आप मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड पे आ गए। अरे यार तो फिर कर लेना, पीछे चली गई तो कैसे होता है। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज कर लेना, ऑलरेडी ग्रुप पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है। कर लोगे ना, सारी कराने का तो मतलब है नहीं, कर लेना फटाफट। द्वारकानाथ टैगोर है यार इसमें, 12 का बी ये है, ये लिख लो। द्वारकानाथ टैगोर 2 बार आ चुका है, इसको याद कर लो। यही बिलीव करते हैं कि इंडिया वेस्टर्नाइज और इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू ही बढ़ पाएगी। और दूसरा 6 स्टॉक कंपनीज, पहली कॉटन मिल 1854 ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट इंडस्ट्री दैट डिड नॉट इंट्रोड्यूस एनी इनोवेशन, कौन है ये? ग्लासवर्क एंड टैनिंग मुझे तो एग्रो बेस्ड लग रही है, ये कैसा क्वेश्चन है? एनी तो फिर इनोवेशन, एग्रो वेस्ट ही है एग्रो बेस्ड ही होगा ना, ये जमाने से ऐसे ही चले आ रहे हैं, एग्रीकल्चर में तो आज तक नहीं आ पाया है। जेम्स वॉट द न्यू कॉमन, किससे रिलेटेड है? ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्कर फ्रॉम कंट्री साइड आने लगे, क्यों? B part. सेकंड with the factory owners, correct. North India Elgin Mill was started in 1860s. 1860s. the port that connected port of Red Sea and Gulf. सूरत, Surat. The emergence of Bamban Calcutta chief port is an indicator of, colonial power, हाँ क्योंकि उसके पहले तो वो था ना हुगली और सूरत। 17 और 18 century European merchants of the town moved to, कंट्री साइड। बस 20 बहुत है, ठीक है। 21 के आगे जितने भी है फटाफट कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चंस लगता है फैक्चुअल हैं बट लॉजिकली होते हैं, देख के पता लग रहा होगा, क्योंकि आगे पीछे का अच्छे से पता है तो यू कैन इजिली एलिमिनेट, करेक्ट। तो कर लेना, जो आएगा अगले में पूछना। अगले वाला जो क्लास होगी मोस्ट प्रॉब्ली ऑन संडे होगी, मेरे को चैप्टर बता दो पढ़ा।
क्या पढ़ना है? मैम पेपर कर लेते हैं मैम मैं। संडे को? यस मैम। ठीक है, तो पेपर ही कर लेंगे। तो पहले 10th का जितना है उतना पढ़ के आना, लेट्स डू अ पेपर दैट डे। ठीक है, ये वाला भी पढ़ के आ जाना। चलो ठीक है। हम ग्लोबलाइजेशन मैम इस कंटेंट से पढ़ लेंगे मैम, बाकी तो हो ही रखा है। ठीक है, ओके। चलो बाय बाय। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.